वॉइस ऑफ उष्णा देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा छाप सकती है, तो गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप के आखिर ये गरीबी ख़त्म क्यों नहीं कर देती। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी और आज की डेट में $1 277 का है। आखिर ये डिसाइड कौन कर रहा है? अगर कोई डिसाइड कर भी रहा है तो आखिर हम उसे मान कैसे रहे हैं? हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि तमाम कंट्रीज अपनी करेंसी को पीछे छोड़कर US डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने पर राजी हो गए? पैसा, जिसके लिए लोग 8-8 10-10 घंटे ऑफिसेज में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, इसको कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये पैसा आखिर है क्या? पैसे की शुरुआत कैसे हुई और पहले ज़माने में लोग ट्रेडिंग किस तरह से किया करते थे और ऐसी क्या वजूहात बनी कि करेंसी नोट जारी किए गए? ये सब जानिए इस वीडियो में। जब आप अपनी कोई सेकंड हैंड चीज़ बेचते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? फर्ज करें आपने अपना कोई पुराना मोबाइल बेचना है और आपने उसकी कीमत लगाई है 200 रुपए, तो आपका मोबाइल खरीदने के लिए आपके दरवाजे पर 1000 लोग मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मोबाइल की कीमत बढ़ा देंगे, यानी कि आप उसकी कीमत 500 कर देंगे। उसके बावजूद भी आपके दरवाजे पर अगर 100 लोग मौजूद हैं आपका मोबाइल खरीदने के लिए, फिर भी आप उसकी कीमत बढ़ाते जाएंगे, यानी चीज़ की डिमांड जितनी बढ़ती जाएगी चीज उतनी ही महंगी होती जाएगी। आप उस वक्त तक कीमत बढ़ाएंगे जब तक कोई एक शख्स आपकी दी हुई प्राइस में वो मोबाइल खरीद ना ले। इसी तरह पूरी दुनिया में चीज़ों की प्राइस डिसाइड की जाती हैं और इसे डिमांड एंड सप्लाई का नाम दिया गया है। फर्ज करें कि आप किसी फ्रूट की शॉप पर जाते हैं, वहाँ सेब का रेट ज़्यादा है केले से, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सेब का कलर बहुत अच्छा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सेब की डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई कम है, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा है। आप अचानक से सुनते हैं कि प्याज टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और इनके रेट आसमान को छू रहे हैं। ऐसा किस लिए होता है कि प्याज की कमी हो जाती है और प्याज का मालिक प्याज का रेट बढ़ा देता है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए किया था। एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और 1 लाख उसकी कीमत रख दी। अब जिनके पास 1 लाख है वो तो कार को खरीद लेंगे और जिनके पास नहीं है वो या तो मोटरसाइकिल से काम चलाएगा या साइकिल से काम चलाएगा। फिर अचानक से हुकूमत ने क्या किया? धड़ाधड़ नोट छाप दिए और अवाम में बांट दिए। अब अवाम के पास पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया, तो वो कार खरीदने वाले 100 के बजाय 1000 लोग हो गए। तो कार की कंपनी क्या करेगी कि कार का रेट बढ़ा देगी और उस वक्त तक बढ़ाती जाएगी जब तक कार खरीदने वाले 100 लोग ना रह जाएं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए किया था। फ्रेंड्स, एक बार जिम्बाब्वे भी यही गलती कर बैठा था। अपनी आवाम की हालत को सुधारने के लिए धड़ाधड़ नोट छापे और अपनी आवाम में बांटना शुरू कर दिए। इस तरह उनकी इकॉनमी सुधरने के बजाय बर्बाद होकर रह गई। एक आदमी ब्रेड खरीदने के लिए बोरी भर के पैसों की लेकर जाता था और एक बच्चा इस तरह से टॉफियां खरीदने जाता था। अगर हुकूमत धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दे तो इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। फायदा तब होता है जब रिसोर्सेज और सर्विसेज बढ़ती हैं। आप तारीख उठाकर देखें, हर साल बढ़ती महंगाई ने किस तरह लोगों की जेबें खाली कर दी। हर चीज घूम फिर कर डिमांड एंड सप्लाई पर आ जाती है, यानी जिस चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिक वो चीज महंगी हो जाती है। आपको कोई पैसा क्यों देता है? जब आप उसका कोई काम करते हैं। आपको ऑफिस में सैलरी भी तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हैं और दुकानदार को भी पैसे तभी मिलते हैं जब वो उसके बदले कोई चीज देता है, यानी मनी इक्वल टू वैल्यू। पहले ज़माने में लोग अनाज और गेहूं देकर खरीदो फरोख्त करते थे, यानी कि अगर किसी के पास चावल हैं और उसे चीनी खरीदनी है तो वो कोई ऐसा बंदा तलाश करेगा जिसके पास चीनी है और उसे चावल खरीदने हैं। इस तरह वो चीनी और चावल आपस में एक्सचेंज करते थे, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम था। वो लोग कोई ऐसा सिलसिला चाहते थे जो कि लंबे अरसे तक रहे और चीज़ें खराब ना हो, तो इसका ऑप्शन था गोल्ड। लेकिन गोल्ड को जगह जगह लेकर ट्रैवल करना, इसे संभालना,
इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना और मिलावट से बचना, ये सब इनके लिए बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ने इसका एक तरीका निकाला कि आपको गोल्ड जगह जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराएंगे और गवर्नमेंट आपको एक रसीद बनाकर देगी। उस रसीद की बुनियाद पर आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि आप इसको लेकर कहीं भी जाओगे, इस पर जितनी अमाउंट लिखी है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। अपने मुल्क में तो लोगों ने अपने मुल्क की करेंसी और नोट से खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, लेकिन अगर आपको बाहर के किसी कंट्री से कुछ खरीदना है या कोई ट्रेड करनी है तो ये आप किस तरह से करेंगे? फर्ज करें कि आपने अमेरिका से कोई सामान मंगवाना है, आप सामान खरीदते हैं और फिर कहते हैं ये रेड कलर का नोट है, ये आप रख लीजिए, इसका भरोसा हम आपको देते हैं। तो वो क्यों लेगा वो नोट और हम क्यों उसका डॉलर लेंगे? करेंसी या पैसा तब बनता है जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की करेंसी भी ऐसी नहीं थी जिस पर तमाम कंट्रीज को भरोसा हो। यानी कि अगर आपने अमेरिका से कुछ लिया है वो तो आपने डॉलर्स में ले लिया, अब आपको कुछ रशिया से लेना है तो वो आप किस तरह से लेंगे जब रशिया कहेगा कि मैं डॉलर नहीं लूंगा। जैसे आपके एरिया में मेडिकल स्टोर वाला आपसे और करेंसी मांगता है, ग्रोसरी वाला आपसे और करेंसी मांगता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको सारी करेंसी कमाना पड़ जाएंगी। लेकिन उस वक्त एक सबसे अच्छी बात यह थी कि तमाम कंट्रीज को गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को इतनी मिकदार में कहीं ले जाना और लाना आसान काम नहीं था। तो इसका हल निकाला गया गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें मुल्क की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। तो ये अटैच करने का क्या मतलब हुआ? फर्ज करें कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपए है। अगर कोई 20 रुपए लेकर आएगा तो इसके बदले में उसे 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसके बदले में उसको 20 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 है। इसका मतलब हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है और 20 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली $2 भी बराबर हो गया 20 रुपए के। इसके बाद जब दोनों मुल्क आपस में ट्रेड करने लगे तो इन दोनों को एक दूसरे की करेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों मुल्कों को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है इसे कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो ट्रेड करके करेंसी जमा की है, पता चले कि उस करेंसी को जब हम बदलने जाएं गोल्ड में तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके मुल्कों ने आपस में तिजारत स्टार्ट की। जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो लोगों ने अपने मुल्कों को बचाने के लिए हथियार खरीदना शुरू कर दिए और ये हथियार एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तमाम मुल्कों का तमाम पैसा और सोना सारा अमेरिका के पास चला गया। पूरी दुनिया का 80% गोल्ड अमेरिका के पास आ चुका था। तमाम मुमालिक जंग की वजह से क्राइसिस का शिकार हो गए थे और बाद में स्टेबल होने ही लगे थे कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। अब दुनिया का 80% गोल्ड चूंकि अमेरिका के पास आ गया था और दूसरी तरफ तमाम मुमालिक कर्जों में डूब चुके थे। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो पहले ट्रेड होता था वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तमाम कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पर नोट छाप कर ट्रेड करती थी। जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से होगा और जब ट्रेड नहीं है तो कमाई कहां से होगी। तो इसको लेकर तमाम कंट्रीज की 1944 में एक मीटिंग की गई जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में IMF और IBRD ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। IBRD का काम था कि जो ममालिक वार में खत्म हो गए हैं उनकी मदद करें, उनको स्टेबल करें। आज इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है और IMF का मकसद
था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उसे सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसीज में क्यों नहीं? क्योंकि यूएस अकलौती एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो यूएस डॉलर बनाकर पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकती है। इसमें यह भी अनाउंस किया गया कि यूएस डॉलर कोई भी हमारे पास लाकर गोल्ड खरीद सकता है या गोल्ड लाकर यूएस डॉलर खरीद सकता है। एक औंस गोल्ड की वैल्यू उन्होंने $35 रखी। इससे ये हुआ कि हर मुल्क किसी ना किसी रिसोर्स में अच्छी होती है तो वो यूएस के साथ एक्सपोर्ट करके डॉलर्स बढ़ा सकती है। और डॉलर्स का रिजर्व होना यानी गोल्ड का रिजर्व होना, कोई भी कंट्री किसी भी वक्त डॉलर को कन्वर्ट कर सकती है गोल्ड में। ये तरीका बन गया तिजारत का। इस तरह डॉलर तमाम ममालिक की ट्रेडिंग करेंसी बन गई। और जब वियतनाम वार स्टार्ट हुई तो अमेरिका की इकोनॉमी डूबने लगी। तो अमेरिका के पास जितना गोल्ड था अमेरिका ने उससे ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर दिए और जिसका नुकसान ये हुआ कि 1965 में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने शिप के ज़रिए अमेरिका को यूएस डॉलर देकर सोना वापस ले आए। इस तरह बाकी तमाम ममालिक भी ऐसा ही करने लगे, डॉलर्स देकर सोना वापस मांगने लगे और अमेरिका के पास रिजर्व सोना खत्म होने लगा। तो 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डॉलर से सोने के लिंक को हटा दिया, यानी कि अब डॉलर को गोल्ड से और गोल्ड को डॉलर से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। पूरी दुनिया को इसका झटका लगा। अब चूंकि तमाम ममालिक के पास डॉलर रिजर्व था इसलिए तमाम ममालिक की मजबूरी बन गया डॉलर्स में ट्रेड करना। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डॉलर के साथ भी ऐसा ही है क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए डॉलर की वैल्यू हमारी करेंसी से ज़्यादा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।